हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंग्लिश ऑफ सिक्स सेमेस्टर बैच 2016 एंड बैच 2017 बैकलॉग कैंडिडेट्स एंड रेगुलर बैच ऑफ 2018। ओके, तो वीडियो को स्किप मत कर देना, एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ टू जज ग्लोबलिज्म फीचर्ड इन द विंटर इशू ऑफ ए मंथली मैगजीन कॉल्ड। तो जो ये मंथली मैगजीन था, इसको क्या कहते थे? ठीक है, क्या इसे अमेरिकन प्रोस्पेक्टिव कहते थे, क्या इसे इंडियन प्रोस्पेक्टिव कहते थे, क्या इसे ब्रिटिश प्रोस्पेक्टिव कहते थे, या फिर कैनेडियन प्रोस्पेक्टिव? ओके, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द अमेरिकन प्रोस्पेक्टिव। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया था लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था बैच 2017 का। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो बातें हमें ध्यान रखनी है, जो हमें याद रखनी है इस क्वेश्चन में, दैट इज हाउ टू जज ग्लोबलिज्म। ठीक है, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि इसके आथर कौन थे। ठीक है, और फिर इस आथर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो हाउ टू जज ग्लोबलिज्म है, इसको लिखने वाले थे, इसके जो आथर थे, दैट वाज अमर्त्य सेन। ओके, कौन? अमर्त्य सेन। ओके, तो अमर्त्य सेन जो थे, आप सबको पता होगा, ही वॉज अ वेरी वेल नोन रिनोड पर्सनालिटी। ठीक है, आप सब उसको जानते होंगे। ही इज अ रिनोड इकोनॉमिस्ट। ठीक है, एंड ए नोबल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट, आप सबको पता ही होगा। तो जो अमर्त्य सेन थे, ही वॉज बॉर्न इन द ईयर ऑफ 1933, 3 नवंबर 1933। ठीक है, ये डेट याद रखना, ये भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम्स में। तो इसके अलावा आप सबको पता होगा कि जो अमर्त्य सेन थे, उनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें भारत रत्न था। ठीक है, नोबल प्राइज था, ह्यूमैनिटीज अवार्ड था। तो इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नोबल प्राइज के ऊपर, ठीक है, नोबल प्राइज के ऊपर, तो जो नोबल प्राइज मिला था अमर्त्य सेन को, वो उसको मिला था इन द ईयर ऑफ 1998। लेकिन अब जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अगर उसको नोबल प्राइज मिला है तो किस सब्जेक्ट में मिला? ठीक है, तो जो उसको नोबल प्राइज मिला था, वो मिला था किस में? इकोनॉमिक साइंस में। ठीक है, यानी इकोनॉमिक साइंस में, जिसको हम क्या कहते हैं? और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ओके, तो इसके बाद उसको उससे एक साल बाद 1999 में उसको भारत रत्न मिला। क्या मिला उसको? भारत रत्न। फिर 2002 में उसको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी मिला। ठीक है, जिसको हम कहते हैं IHEU। ठीक है, यानी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो उसको मिला था, वो मिला था 2002 में। ओके, तो 2011 में उसको मिला था नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन के बारे में ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड ईमेल। तो दिए गए ऑप्शंस में इनमें से कौन नहीं है एक ईमेल का, यानी एक, अगर हम ईमेल की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में इनमें से इसका कैरेक्टर कौन नहीं है। ठीक है, क्या है वो? लिसिडिटी हो, एम्बिगिटी हो, क्लियरिटी, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ईमेल। ठीक है, तो इसमें जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, सबसे पहले होता है ब्रेविटी। ठीक है, ओके, दूसरा होता है टाइमिंग, ये भी कैरेक्टर है इसका। ठीक है, तीसरा होता है वेरी फोकस्ड। ओके, जिसको हम और कहते हैं सेगमेंटेशन। ओके, इसी तरह आता है लुसिडिटी, इसी तरह आता है क्लियरिटी, इसी तरह आता है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। ओके, तो बात करेंगे यहाँ पे, लुसिडिटी भी आया यहाँ पे, क्लियरिटी भी आया यहाँ पे, और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी आया। तो अब जो बचा है दैट इज एम्बिग्यूटी। ठीक है, यानी एम्बिग्यूटी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो ये एम्बिग्यूटी है, इसका मतलब क्या है? एम्बिग्यूटी जो वर्ड है, ये डिराइव हुआ कहाँ से? एक ग्रीक वर्ड से है, जिसका मतलब होता है दो। यानी ये एक तरह का एक ऐसा वर्ड है जो कि मतलब किसी चीज को इस तरह से डिफाइन करे ताकि लोगों में मतलब क्या, वो शक हो जाए। ठीक है, डाउट पैदा हो जाए। तो ईमेल में ऐसा चीज नहीं होना चाहिए कि अगर हम मिसाल अगर हम किसी को ईमेल करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को ईमेल की, लेकिन उसमें ऐसा वर्ड नहीं डालना है। ठीक है, मतलब ऐसा वर्ड नहीं ऐड नहीं करना है
जिसमें कोई शक हो, ठीक है, यहाँ पे मतलब जो अनक्लियर हो, हम ये कह सकते हैं कि जो अनडिफाइंड हो, ठीक है। तो ऐसे वर्ड को हम वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, ऐसे वर्ड को हम एम्बिगिटी कहते हैं। तो एम्बिगिटी इज जो एम्बिगिटी है इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल का मतलब क्या है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ईमेल का मतलब क्या है? ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीच आई हैव अ ड्रीम एंड्स विथ। आप सबको पता होना चाहिए कि जो ये स्पीच है ये किसने दी थी, ठीक है। तो बात करेंगे इसी के ऊपर। तो जो ये स्पीच थी, ठीक है, आई हैव अ ड्रीम, इसको दिया था किसने? मार्टिन लूथर किंग। ओके, तो जो ये मार्टिन लूथर किंग थे, इन्होंने इसको दिया था। अगर हम बात करेंगे जो ये मार्टिन लूथर किंग था, ये कौन था? ये एक अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे, ठीक है, जिसने इस स्पीच को दिया था। तो उसमें जो अमेरिका में सिविल वार चल रहा था, यानी जिसको हम रैशिज्म भी कहते हैं, जो वहां पे रैशिज्म चल रहा था, तो उसके ऊपर वो लड़ रहे थे, ठीक है, उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि द स्पीच आई हैव अ ड्रीम एंड्स विथ, ठीक है। तो जो ये स्पीच है ये किसके साथ? आप सबको पता होगा कि वहां पे जो रैशिज्म चल रहा था उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे, तो उसके खिलाफ। तो जो ये स्पीच है ये किसके मतलब किस बिना पे खत्म हो जाती है, ठीक है, यानी द स्पीच आई हैव अ ड्रीम एंड्स विथ, तो किस बिना पे एंड हो जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वी आर फ्री एट लास्ट। ओके, तो जो ये स्पीच है इसको दिया था इन्होंने 1963 में। ओके, ये भी याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमर्त्य सिंह विच मीन्स इमॉर्टल, ठीक है। ये अमर्त्य सिंह थे, तो इसके नाम का जो मतलब निकलता था दैट इज इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? इमॉर्टल का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज जो हमेशा जिंदा रहे, चाहे उसकी डेथ हो जाए, या कोई ऐसा शख्स, ठीक है। मतलब इमॉर्टल हम उसको कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई लेजेंड होता है। या बात करेंगे यहाँ पे डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की, ठीक है, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, मतलब उसकी डेथ भी हो गई तो लोगों का उसका नाम अभी भी लोगों के जुबान पे आता है, ठीक है। तो इसी तरह जो अमर्त्य सिंह थे, उसके नाम का मतलब क्या था? उसके नाम का मतलब था इमॉर्टल। तो जो ये इमॉर्टल उसको नाम मिला था किसके ओर से मिला था? तो जो ये इमॉर्टल मिला था ये मिला था उसको रविंद्रनाथ टैगोर की ओर से। ओके, एंड रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमर्त्य सिंह रोड द बुक। अमर्त्य सिंह ने बुक लिखी थी एन अनसर्टेन ग्लोरी, ठीक है, इंडिया एंड इट इज कॉन्ट्राडिक्शन ज्वाइंटली विथ। देखिए जो ये बुक लिखी थी इन्होंने ज्वाइंटली लिखा था किसके साथ? मतलब दोनों ने लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज जीन ड्रेस, जीन पॉल स्ट्रे, जीन मिलिंगटन सिंह एंड जीन पॉल गेटी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जीन ड्रीज। ओके, जीन ड्रीज के साथ मिलकर उन्होंने एक किताब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हिज स्पीच मार्टिन लूथर किंग alluded to Ibrahim Lincoln's डायरेक्ट एड्रेस ऑन एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 द बुक वज्रा छड़िका प्रजना परम सूत्रा एंड ओल्ड ट्रीटीज ऑफ बुद्धिज्म इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज। तो इसको क्या कहते थे? तो जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज गोल्डन सूत्रा, प्लेटिनम सूत्रा, डायमंड सूत्रा और सिल्वर सूत्रा। तो इसको क्या और क्या कहते थे? इसे कहते थे द डायमंड सूत्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 अमर्त्य सिंह points out in how to judge globalism that the permanent members of Security Council of the United Nations were together responsible for -% of the world arms exports from 1996 through 2000. Okay, so how much percent that was? That was 81%. Okay, option number C is the correct answer for this question. Next question is question number 10 English word advertisement has been derived from dash word adverty. ओके, तो जहां यहां पे बताना है, जो यहां पे बताना है दैट इज कि जो एडवर्टाइजमेंट वर्ड है ये डिराइव हुआ है कहां से? ये कहां किस वर्ड से डिराइव हुआ जिसका मतलब है एडवर्टी। ओके, ठीक है, एडवर्टी विच मीन्स टू पे अटेंशन। ठीक है, तो ये कहां से डिराइव हुआ है? ये डिराइव हुआ है लेटिन वर्ड से। ओके, तो जो इंग्लिश वर्ड एडवर्टाइजमेंट है ये डिराइव हुआ है लेटिन वर्ड से एडवर्टी से, जिसका मतलब होता है अटेंशन। ठीक, टू पे अटेंशन। तो आप सबको पता होगा जब भी
किसी जगह पे एडवर्टाइजमेंट देनी होती है, तो एडवर्टाइजमेंट को वो इस तरह से बनाते हैं ताकि लोगों का अटेंशन उस पर जाए, ठीक है। तो दैट मीन्स विच मीन्स टू पे अटेंशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, A literary composition usually prose of a subject is termed as, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं essay। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हॉरेस could be classified among which of the following category of essays। ठीक है, तो बात करेंगे हम ऑटोबायोग्राफी पे कि जो ऑटोबायोग्राफी है एक घोड़े की, तो उसको हम किस कैटेगरी ऑफ एसेज में क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑटोबायोग्राफी हम किस चीज को कहते हैं। देखिए, जो ऑटोबायोग्राफी है, एन ऑटोबायोग्राफी इज जनरली एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन अबाउट हिज लाइफ। ठीक है, इसके बाद जो साइंटिफिक एसेज होते हैं, जो ऑप्शन है यहाँ पे, जिसमें हमें बताना है कि जो ऑटोबायोग्राफी है ऐसे की, मतलब ये एक पर्सन की ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पे घोड़े की ऑटोबायोग्राफी नहीं होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो घोड़े की ऑटोबायोग्राफी है ये किस कैटेगरी में क्या क्लासिफाई होती है। क्या ये साइंटिफिक कैटेगरी में क्लासिफाई होती है, रियलिस्टिक, बायोलॉजिकल या फिर इमेजिनेटिव। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे साइंटिफिक एसेज के ऊपर, तो साइंटिफिक एसेज जो होते हैं ये डील करते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। किसके साथ? साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। ओके, इसी तरह अगर हम बात करेंगे रियलिस्टिक एसेज के ऊपर, तो जो रियलिस्टिक एसे होते हैं ये हमें बताते हैं रियल फैक्ट्स अबाउट द स्टोरी। ओके, यानी जो स्टोरी में रियल फैक्ट्स होते हैं, जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं, तो उसी के ऊपर ये हमें उसी के बारे में हमें ये बताते रहते हैं। इसी तरह जो बायोलॉजिकल एसेज होते हैं ये हमें बताते हैं बायोलॉजिकल कंडीशंस एंड टर्म्स। ओके, तो जो इमेजिनेटिव होते हैं, इमेजिनेटिव एसेज में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। जो इमेजिनेटिव एसेज होते हैं ये टोटली डिपेंड होता है किस चीज पे, फिक्शन पे, यानी जिसको हम अफसाना कहते हैं उर्दू में। ठीक है, इसी तरह इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें इमेजिनेटिव स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज में, यानी जो इमेजिनेटिव एसेज होते हैं इसमें इमेजिनेटिव स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह जो घोड़ा होता है, जो हॉर्स होता है, ये 5 सेंसर्ड एनिमल होता है। 5 सेंसर्ड एनिमल हम किस चीज को कहते हैं, किसको कहते हैं? 5 सेंसर्ड एनिमल हम उस जानवर को कहते हैं, उस मतलब एनिमल को कहते हैं जो ना लिख सके ना पढ़ सके। ओके, इस तरह से जो ये ऑटोबायोग्राफी है हॉर्स की, इसको हम किस चीज में क्लासिफाई करेंगे? इसको हम इमेजिनेटिव, क्या इमेजिनेटिव एसेज में क्लासिफाई करेंगे। ओके, तो इमेजिनेटिव एसेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंप्राइज द स्टैंडर्ड ईमेल फॉर्मेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी स्लोगन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेकिंग यूज ऑफ विजुअल्स लाइक ड्राइंग, डिजाइन, स्केचेस एंड फोटोग्राफ्स इन एन एडवर्टाइजमेंट कैन बी एसोसिएटेड विथ। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि इस चीज का, किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजमेंट, लाइक ड्राइंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, डिजाइनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्केचेस का इस्तेमाल किया जाता है और फोटोग्राफर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ताकि जो एडवर्टाइज में लोगों का अटेंशन इस चीज पे जाए। तो इस चीज को, यानी इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को हम क्या कहते हैं? तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को हम क्या कहते हैं? डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एसे। तो आप सबको पता होना चाहिए कि एसे में यूनिटी होनी चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी होनी चाहिए। तो एम्बिग्यूटी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड डैश इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंस दैट डेवलप्स अ सिंगल पॉइंट। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैराग्राफ, यानी paragraph is a group of related sentences that develop a single point. Okay, next question is BCC in email writing stands for। ठीक है, यानी जो ईमेल में BCC होता है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये एक तरह का मतलब सिक्योरिटी पर्पस होता है। अगर किसी को मतलब जो सेंडर होता है, ठीक है, जिसको हम हेडर भी कहते हैं, अगर उसको यहाँ पे किसी भी पर्सन को मतलब कोई ईमेल भेजनी है, ठीक है, यानी किसी पर्सन को ईमेल सेंड करनी है, तो अगर उसका जो एड्रेस होता है, सेंडर का जो एड्रेस होता है, या हम कह सकते हैं जो रिसिप्टेंट का एड्रेस होता है, अगर उसको हाइड करना है तो वो उसको हाइड कर सकता है थ्रू BCC, यानी उसको हम कहते थे ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एसे इज टू हैव क्लियरिटी एंड ब्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करनी है किसके ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करनी है, किसके, एसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करेंगे कैरेक्टर्स जो होते हैं ऐसे के, उसमें पाया जाता है क्लियरिटी, ब्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रेविटी है, ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रेवरी, इंटेलिजेंट, एक्सटेंशन या फिर एलोंगेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रेवरी। ओके, बहादुरी। Next question is question number 19. Essay on a subject that is feeling and experiences of a sailor on some fictitious island is an example of। तो इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जिसमें इमेजिनेटिव सिक्वल्स का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको हम कहते हैं इमेजिनेटिव essay। ओके, so next question is question number 20 and the last question of this video. Which among the following cannot be एन ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे लिखा है मैंने ईमेल, तो यहाँ पे है जीमेल। ओके, यहाँ पे हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में इनमें से जीमेल अकाउंट कौन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो ऑप्शंस है दैट इज MIR6903@gmail.com। तो ये मेरी ऑप्शनल ईमेल है। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो यहाँ पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इशफाक M141@gmail.com। नेक्स्ट इज MIR121@gmail.com। नेक्स्ट इज ishfaq121@yahoomail.com। आप सबको पता है कि ये जीमेल है, ये भी जीमेल है, ये भी जीमेल है, और जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ishfaq121@yahoomail.com। यानी ये जीमेल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक याहू मेल है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।